नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार शुक्ला। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर के आया हूं ग्रुप बी एलजीएस 70% का एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22/6/2025 को, उसका सलूशन लेकर के आया हूं। एलजीएस मतलब लिमिटेड ग्रुप सर्विसेज 70% और ये दूसरा होता है एलडीसी 30% रहता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, एलजीएस थोड़ा सरल पड़ता है। तो यह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है सन 2025 का, उसका सलूशन मैं ऑलरेडी जारी कर चुका हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग देख चुके होंगे। मैं अपील करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा आगामी वीडियोज़ आपको स्वतः मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यह है देखिए सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम बाई आरआरबी अजमेर। ये 2025 में फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब आरआरबी अजमेर ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसको नायर ने कंडक्ट किया है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को देखिए, इसमें टोटल एलजीएस में 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहता है, यानी 10 क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शनल मिलते हैं। कहाँ मिलते हो आगे बताता हूँ। क्वालिफाइंग मार्क्स 60 मार्क्स का रहता है, ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी 2 रहता है। तो पार्ट ए में क्या होता है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 80 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। टोटल में 80 में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी यही 10 जो राजभाषा का क्वेश्चन होता है आपको ऑप्शनल मिलता है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा पार्ट बी है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चन करने रहते हैं, 30 में 30 करने होते हैं। तो इस हिसाब से आपका 70 + 30 = 100 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाता है। इसमें करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है, इनकरेक्ट के लिए एलजीएस में कोई डिडक्शन नहीं है, जबकि एलडीसी में रहता है 1/3। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको यह बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर को जो मैंने सॉल्व किया है, इसमें जो आंसर्स दिए गए हैं वो मोस्टली जो रेलवे बोर्ड के सर्कुलर्स हैं या मैनुअल्स हैं उस बेस पर आधारित है, इसलिए काफ़ी एथेंटिक आंसर आपको मिलेगा। और कोशिश ये करूँगा कि मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही बताता हूँ, तो उसके ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके ज़्यादा आंसर तैयार हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर। तो लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे है प्रश्न, चलिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। आ गए हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट किसका, ये डीवी का, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो डीवी रहता है, द ब्रेक पावर प्रेशर ड्रॉप रेट। तो डीवी का सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो यानी 0.6 kg/cm² विदिन 6 सेकेंड में, और ब्रेक शुड अप्लाई, इसमें अप्लाई होना चाहिए, ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डीवी का सेंसिटिविटी टेस्ट। और इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो 0.3 kg/cm² विदिन 60 सेकेंड्स, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, यानी ये वाला हो गया इनसेंसिटिविटी टेस्ट, और इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा लीकेज रेट जो होता है ये कितना है, 0.02 kg/cm² विदिन 60 सेकेंड्स, यानी इतना लीकेज रेट हमारे सिस्टम में परमिसिबल होता है। अब अगर इस रेट से इनसेंसिटिविटी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि 0.3 पर अगर 60 सेकंड में ड्रॉप हो रहा है तो ब्रेक नहीं अप्लाई होना चाहिए। अदरवाइज देखिए लीकेज रेट थोड़ा सा ही हुआ तो गाड़ी तो ब्रेक लगता रहेगा, तो हमारे सिस्टम में तो बार बार ब्रेक लगेगा। तो इसके लिए हम डीबी का सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में है कि विच डैम्पर इन एलएचबी कोचेज, जैसे आईसीएफ में शॉक एब्जॉर्बर रहता है, तो एलएचबी में क्या है, डैम्पर्स है, कनेक्ट टू द कोच बॉडी एंड द बोगी फ्रेम। तो कोच बॉडी और बोगी फ्रेम के लिए हमारे पास एलएचबी में या डैम्पर लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अब हम बता दें पर बोगी कितना लगता है, 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है और 2 सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, 1 सेकेंडरी लैटरल डैम्पर और 2 या डैम्पर जो है आपका पर बोगी लगता है। ठीक है, यानी 9 डैम्पर रहते हैं पर बोगी और 18 डैम्पर पर कोच। तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इसका डिटेल्स हो गया। व्हाट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द AC 3 टायर स्लीपर इकोनॉमी एंड इंडियन जनरेशन। ईओजी कोच की बात कर रहा है, इकोनॉमी है लास्ट में ही रहेगा, तो वैसे भी दो ऑप्शन कट गए। तो ई है, यहाँ पर ACCN है यानी AC 3 टायर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। SCN तो ये तो स्लीपर कोच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द पीरियाडिसिटी ऑफ द शार्प शेड्यूल SS2। SS2 क्या होता है? देखिए D1 होता है जो ट्रिप शेड्यूल में होता है, D2 क्या होता है 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज, ये LHB का है। D3 क्या है, इसमें 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। तो ये डिपो शेड्यूल जो है आपका, इसके लिए कोच को डिटैचमेंट नहीं करते हैं, यानी ये रेक में ही हो जाता है गाड़ी के। ठीक, अब जिसके लिए कोच को डिटैच करना मैंडेटरी है वो हो जाता है SS1। ये क्या रहता है 18 मंथ प्लस 30 डेज, माइनस नहीं है इसमें, ध्यान देना। और ये या 6 लाख किलोमीटर विच वेरीज अर्लियर। अब SS2 क्या होता है, इसमें 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर विच वेरीज अर्लियर। SS3 क्या होता है, ये 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर विच वेरीज अर्लियर। तो यहाँ पर SS2 पूछ रहा है HHB का, तो 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर विच वेरीज अर्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, विच वाल्व आप ही LHB कोचिज पार्ट ऑफ WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। WSP का कौन सा कंपोनेंट है? डुप्लेक्स चेक वाल्व, ये तो एयर स्प्रिंग का है पार्ट, यानी जो लेफ्ट और राइट में आपके एयर स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। जब भी दोनों के बीच 1.5 kg से ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो ज़्यादा साइड से कम की साइड में प्रेशर ही भेजता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डुप्लेक्स चेक वाल्व। लोड लेबलिंग वाल्व, जो लोड को लेबल करने वाला वाल्व है, तो ये भी एयर स्प्रिंग है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका ब्रेकिंग सिस्टम के लिए है। डंप वाल्व ये है WSP से, तो ये आपका 4 डंप वाल्व लगा रहता है एक कोच में। ठीक है, अब WSP के और कौन कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो हो गया डंप वाल्व, ठीक है, दूसरा हो गया फोनिक व्हील, तीसरा हो गया फोनिक व्हील, तीसरा हो गया स्पीड सेंसर, चौथा हो गया माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा हो गया प्रेशर स्विच। ठीक है, स्विच। ये आपके कंपोनेंट्स WSP के रहते हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं जो लगे रहते हैं, तो इसको आप ध्यान में दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ प्राइमरी सस्पेंशन ऑफ द LHB बोगी। प्राइमरी सस्पेंशन मतलब जो व्हील से एसोसिएटेड पार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सस्पेंशन कहते हैं, और जो 2 एक्सल के बीच का होता है सस्पेंशन उसको हम सेकेंडरी सस्पेंशन कहते हैं। तो एयर स्प्रिंग क्या है, सेकेंडरी सस्पेंशन में लगा है। बूस्टर बीम सेकेंडरी सस्पेंशन का है। एंटी रोल सेकेंडरी सस्पेंशन का। तो यहाँ प्राइमरी सस्पेंशन पूछा है, तो नन ऑफ द गिवन आंसर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लोवेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ द ICF व्हील टर्न आउट फ्रॉम द POH। यानी POH यानी पीरियाडिकल ओवरहालिंग करके जो भी कुछ ICF रिटर्न होता है, तो ICF का नया व्हील साइज है 915 mm और कंडमिंग है 825 mm। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जब POH से टर्न आउट होकर के आएगा तो ICF मैनुअल के अनुसार जो है वो है 837 mm, और जो अभी ICF का लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग हो गया है 834 mm आफ्टर टर्न आउट। तो 834 mm इज द करेक्ट आंसर। चूँकि ये अभी का पेपर है तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्वेश्चन ही गलत है। हो सकता है कि RRB जो है आपको 836 बताया हो, बट दैट इज नॉट ए करेक्ट आंसर। ठीक, विच पार्ट ऑफ द ICF कोच इज कनेक्टेड बिटवीन द बोगी बूस्टर एंड द बोगी ट्रांजम। बोगी बूस्टर और बोगी ट्रांजम से कौन सा कनेक्ट होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका एंकर लिंक ही ऐसा है जो बोगी बूस्टर और बोगी ट्रांजम के बीच में कनेक्टेड होता है, डायगनली रहता है। तो 2 एंकर लिंक एक बोगी में लगा रहता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड क्या रहता है? ये तो लोअर स्प्रिंग प्लैंक से और बूस्टर से कनेक्ट होता है। ठीक है, और साइड बियरर तो जो है आपके दोनों बूस्टर बीम के ऊपर जो साइड बियरर दोनों साइड में दिया रहता है। ठीक है, ये तो रहता है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द व्हील फ्लैट इन कोचिंग स्टॉक। फ्लैट प्लेसेज इसको कहते हैं। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ कितना है कोचिंग के लिए? कोच के लिए कितना है 50 mm, वैगन के लिए है 60 mm और लोको के लिए है 50 mm। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ए हाई स्पीड कोचिंग व्हील इज कंसीडर्ड टू बी हैविंग थिन फ्लेंज व्हेन द फ्लेंज थिकनेस इज बिलो। हाई स्पीड के लिए कोचिंग में 22 mm, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड फॉर वैगन में जो है ये 16 mm है थिन फ्लेंज। ठीक है, थिन फ्लेंज।
ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ द इफ्लुएंट डिस्चार्ज ऑफ द बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट में जो इनाकुलम डाला जाता है उसको हम पीरियाडिकली टेस्ट करते रहते हैं। तो पहले 6 टेस्ट करते थे, लेकिन अभी 3 टेस्ट है। 3 टेस्ट में है एक पीएच वैल्यू जो 6 से 9 लिया जाता है, दूसरा है सीओडी, इसको कहते हैं हम सीओडी को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये लेस देन 1800 रहना चाहिए क्या एमजीओडी O2 पर लीटर। और तीसरा होता है फेकल कोलिफॉर्म, ये रहना चाहिए लेस देन 10⁻7 पर 100 EML। तो ये हम बायो टॉयलेट के लिए हम चेक करते हैं, ओके, टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड इन द वंदे भारत कोच। वंदे भारत कोच में आपका देखिए एलएचबी कोच में कौन सा है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम ये लगा है एलएचबी में। वंदे भारत में आपका व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, चूँकि वहाँ क्या था कि उसमें मोटर वगैरह फिट कर दिया गया है, एक्सल में तो स्पेस नहीं था, तो उसी डिस्क को कंप्रेस्ड कर दिया गया है व्हील के साथ, तो दैट इज कॉल्ड व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 है विच टाइप ऑफ द वैगन इज यूज्ड फॉर कैरिंग एल्यूमिना। एल्यूमिना के लिए कौन सा होता है, तो ये होता है BTAP। BTAP जो है ये आपका एल्यूमिना के लिए है, और BTALN जो है अमोनिया के लिए, अमोनिया, ठीक है। BTPGLN ये तो गैस के लिए है, ये आपका नैप्था वगैरह के लिए है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए विच इज मस्ट चेंज आइटम इन द ROH ऑफ द वैगन। ROH रूटीन ओवरहालिंग, देखिए IOH होता है कोचेज में इंटरमीडिएट ओवरहालिंग, और ROH होता है वैगन का। तो नकल ब्रीम स्टाइकर कास्टिंग वियर प्लेट, ये तो आपके मैनुअल में दिया गया है, वहाँ से आपको ये पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 15 स्पेशल प्रीमियम एग्जामिनेशन। देखिए एक तो है इंड टू इंड, दूसरा है प्रीमियम, तीसरा है CC रेक। अब इसका क्या रहता है, इंड टू इंड का वर्जिनेटिंग स्टेशन से कितना ब्रेक पावर रहना चाहिए 90%, इसका 95% और इसका 100%, ठीक है। सबकी अलग अलग BPC की वैलिडिटी है, लेकिन स्पेशल प्रीमियम जो एग्जामिनेशन चला गया BCN और BCNA के लिए चला गया है, इसका BPC की वैलिडिटी है 20+5 डेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए क्या कह रहा है व्हाट द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द 11 डिजिट न्यू वैगन। वैगन में कितना रहता है 11 डिजिट। तो 11 डिजिट के लिए मैंने प्रीवियस भी क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करके बताया हूँ, इसको हमेशा याद रखिए। इसका याद करने का फार्मूला बताता हूँ, ट्वाइस कर लीजिए, यानी पहला 2 डिजिट, फिर दूसरा 2 डिजिट, फिर तीसरा 2 डिजिट। इंडिविजुअल वैगन नंबर 4 रहता है, चेक डिजिट 1 डिजिट रहता है। तो 2 2 4 2 6 4 10 1 11, टोटल 11 डिजिट हो गए। तो याद करने के लिए है, पहला 2 डिजिट रहता है टाइप ऑफ वैगन, जो यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट 2 डिजिट, तो दैट इज द टाइप ऑफ वैगन, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा तो 2 डिजिट का है, या तीसरा चौथा का है तो ओनिंग रेलवे हो गया, फिर 5वां 6वां का है तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, 7 से लेकर के 10 हो गया इंडिविजुअल, एंड लास्ट 11th डिजिट जो है चेक डिजिट। तो ये है आपको याद करने का तरीका। द मिनिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन द एम्प्टी कंडीशन इन द BMBS वैगन। BMBS मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में, ये ट्विन पाइप सिस्टम हो गया है वैगन में। तो इसमें क्या होता है एम्प्टी कंडीशन, देखिए वैगन में हमेशा एम्प्टी और लोडेड 2 लेते हैं। लोडेड, तो लोडेड में क्या होता है 3.8 kg ± 0.1 kg का प्रेशर जाना चाहिए BC में, और एम्प्टी में 2.2 ± 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाना चाहिए। इसके लिए क्या रहता है एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगता है, या LST लगाया गया है, या APM लगाया गया है। तो इसी के द्वारा जो है एम्प्टी कंडीशन में क्या होता है कि हमें कम ब्रेकिंग फोर्स चाहिए, और लोडेड कंडीशन में ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स चाहिए। तो यहाँ एम्प्टी कंडीशन में कहा है तो 2.2 ± 0.25, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग। APM की ही बात कर दिया कंपेयर टू द लोड सेंसिंग डिवाइस LST का। तो LST और APM क्या है, APM पर कोच एक ही लगता है, APM पर कोच एक लगता है, और LST 2 लगता है। APM कहाँ लगा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि क्या अंतर है, रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व विथ प्रेशर ट्रांसफार्मर नहीं,
इट इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन द अंडर फ्रेम एंड वैगन एंड साइड फ्रेम, यही है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट फॉर द एपीएम। एपीएम जो है वैगन के अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम में लगाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों का काम वही जो पहले बता दिया कि एम्प्टी में 2.2 प्लस माइनस 0.25 और लोडेड में 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg, ठीक, भेजना। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मैन आवर्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोज्ड सर्किट रेट? सीसी रेट के लिए वैसे तो अभी यार्ड स्टिक जो आया है नया उसके अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन ये 100 मैन आवर्स दिया हुआ है सीसी रेट के लिए आपको गाड़ी को एग्जामिन करने के लिए, क्लोज्ड सर्किट रेट एग्जामिनेशन। विच ऑफ द कैस्टनप बोगी कंपोनेंट इज मेड ऑफ द कास्ट स्टील? कैस्टनप बोगी में कास्ट स्टील का किस चीज़ का बना है? तो ये सेंटर पिवेट बॉटम जो होता है ये कास्ट स्टील का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज नॉट एन असेंबल्ड पार्ट ऑफ द CTRB कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग? ये वैगन में प्रोवाइड किया जाता है और LHB कोच में भी। तो इसमें ग्रीस सील, स्पेसर, बियरिंग रिंग, ये तो असेंबल्ड पार्ट है। आपका लॉकिंग प्लेट असेंबल्ड पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द कन्वेंशनल अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम इन वैगन? कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम में क्या करेक्ट है? प्रोवाइडेड विथ 2 ब्रेक सिलेंडर पर वैगन, नहीं यार, एक ही ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है, चूँकि BMBS जो आया है इसमें 2 ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज 11 इंच, नहीं ये 14 इंच है, 10 इंच का तो इसमें लगा हुआ है। नो सेपरेट SAB इज प्रोवाइडेड, नहीं SAB तो लगा ही हुआ है, तो यही कह रहा है करेक्ट अबाउट कन्वेंशनल, ठीक है, नो सेपरेट SAB, ठीक, तो नो सेपरेट। नन ऑफ द एबव आंसर इज द करेक्ट, कि SAB तो लगा ही हुआ है तो सेपरेट नहीं लगा हुआ, तो इसका ऑप्शन हो गया नन ऑफ द गिवन आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच वैगन हैज ए मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल ऑफ 100 kmph इन एम्प्टी कंडीशन? एम्प्टी कंडीशन में देखिए BTPN, BCN, BFEN, B इसी का है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सबके 75 और 90 हैं, यानी 100 के नीचे हैं, इसका दिया हुआ है, तो इसको आपको मैनुअल से याद करना है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ 1 मल्टीपल यूनिट ऑफ द BLC वैगन? BLC वैगन मतलब बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन। तो एक यूनिट में कितना रहता है? 2 A कार रहता है प्लस 3 B कार रहता है, तो इसको हम 5 को वैगन को एक यूनिट बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है 2 A कार और 3 B कार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये ए वाले में क्या रहता है? इसका बफर हाइट 1105 रहता है, और जो बाकी के दोनों कनेक्ट होते हैं A to B या B to B, उसमें SBD लगा रहता है, स्लाइकलेस ड्रॉबैक गियर SDB, ठीक है, जो 845 mm होता है उसका। व्हाट टाइप ऑफ द इंजन इज यूज्ड इन 1400 HP डेमो DPC? डेमो मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, DPC डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कार में। तो इसमें है 16 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक और V इंजन लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, डेमो DPC इंजन इज ड्रिवन बाई, ये ड्रिवन बाई हाइड्रोलिक मोटर, तो हाइड्रोलिक मोटर इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज आफ्टर कूलर इन एल्को लोकोमोटिव? लार्ज आफ्टर कूलर का मतलब हो गया कि इंजन में प्रवेश करने से पहले वो ठंडा हो जाए। तो देखिए क्या है ऑप्शन, कूल द कंप्रेस्ड एयर बिफोर द एंट्री इनटू द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर में पहुंचने से पहले कंप्रेस्ड एयर कूल्ड हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द लो आइडियल आरपीएम किसमें? EMD जो HHP हाई हार्स पावर लोको है उसमें आइडियल में कितना होता है? आइडियल में 200, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। 269 किसमें होता है? नॉर्मल में होता है, ठीक है, और 8th नॉच पे जितना रहता है 904 रहता है RPM, तो ये आपका हो गया। वाटर इन द कंबस्टन चैम्बर में लीड टू व्हाट प्रॉब्लम इन डीजल लोकोमोटिव? अगर वाटर चला जाए तो क्या होगा? ब्लैक एग्जॉस्ट गैस, वाइट एग्जॉस्ट गैस, हंटिंग ऑफ द इंजन। देखिए बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन इसमें वाइट एग्जॉस्ट गैस जो है एक मेजर कंपोनेंट्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रैंक शाफ्ट स्पीड टू द कैम शाफ्ट स्पीड फॉर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन? देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, 2 रहते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक में क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट के
एक रिवोल्यूशन में कैमशाफ्ट एक। कैमशाफ्ट क्या करता है, वाल्व को ओपन का काम करता है, सक्शन, कंप्रेशन और जो स्ट्रोक रहते हैं आपके उसको। तो ये 2 स्ट्रोक और ये यहाँ 4 स्ट्रोक, तो 1:1 हो जाएगा। चूँकि क्रैंक शाफ्ट के एक पे कैम शाफ्ट भी चलेगा, एक बार रोटेट करेगा। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में कैम शाफ्ट 1 रोटेशन चलता है। तो ये 4 स्ट्रोक का हो गया। तो बट यहाँ 2 स्ट्रोक का ही पूछा है तो 1:1। लेकिन अगर यहीं 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक कर देता तो ऑप्शन आपका ये हो जाता है, ये 4 स्ट्रोक वाले में हो जाता है 2:1 में। अब देखिए एज पर कैमटेक, कैमटेक क्या है, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है, झांसी में, ठीक है। मेंटेनेंस मैनुअल ऑन द गिवन एलिमेंट ऑफ द EMD HHP हाई हार्स पावर लोकोमोटिव बिटवीन द 90 डेज शेड्यूल। 90 डेज शेड्यूल में क्या क्या करना है, तो देखिए ल्यूब ऑयल फिल्टर एलिमेंट्स चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या क्या इसमें से रिन्यूड किया जाएगा। प्राइमरी फ्यूल ऑयल फिल्टर एलिमेंट्स, ये भी हो सकता है। बैगी फिल्टर्स, ये भी फिल्टर। देखिए मेरे अनुसार ऑल ऑफ द एबव सभी फिल्टर 90 डेज में चेंज कर दिए जाने चाहिए। मैंने कॉमन लॉजिक पर इस क्वेश्चन को लगाया है। देखिए मैं आपको क्लेम करके बता रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द रेलवे बोर्ड मैनुअल्स या सर्कुलर से है, इसलिए आपको 100% एथेंटिक आंसर दिया जा रहा है यहाँ पर। रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर EMD HHP में, HHP के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। लोकोमोटिव इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड फ्राम देखिए ये कंपेनियन अल्टरनेटर लगा रहता है, उसके द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज टैपेट क्लियरेंस इन ए डीजल इंजन, डीजल इंजन में जो है रॉकर आर्म रहता है, उसके क्लियरेंस के लिए होता है। तो देखिए क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड पिस्टन रिंग नहीं, क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड लाइनर नहीं, क्लियरेंस बिटवीन वाल्व स्टेम, यस वाल्व स्टेम एंड द रॉकर आर्म के लिए टैपेट क्लियरेंस होता है। अगला देखिए ड्यूरिंग क्रैकिंग स्टार्ट, क्रैकिंग मतलब स्टार्टिंग करते हैं तो डीजल लोकोमोटिव विच इज़ नॉट करेक्ट पोजीशन ऑन द वर्किंग कंट्रोल स्टैंड ऑफ द ड्राइवर। डीजल लोकोमोटिव में क्रैकिंग स्टैंड के दौरान चालक के कार्यशील नियंत्रण स्टैंड पर कौन सी स्थिति सही नहीं है, तो रिवर्स हैंडल शुड बी इन न्यूट्रल पोजिशन, ओके। थ्रोटल हैंडल शुड बी इन आइडियल पोजिशन, ओके। लीड एंड ट्रेल स्विच should be lead position, okay. Independent valve should be in released position, independent brake valve मतलब जो लोको के लिए ही है तो ये रिलीड पोजीशन में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ का है नॉट करेक्ट पोजीशन, तो ये करेक्ट पोजीशन नहीं है। व्हाट इज द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द WDM3A WDG3। यम क्या है, मिक्स्ड रहता है डीजल और ये वाइट। 3A 3100 हार्स पावर 1050 RPM के लिए रहता है, ठीक है। ये लोकोमोटिव है। जी फॉर गुड्स के लिए लगाया जाता है, 3 जो है दिया है और ए दिया है 3100। तो इसमें क्या रहता है कि देखिए AC जो हमारा आता है उसको हम AC अल्टरनेटर में लेकर के जो कन्वर्ट करते हैं तो हमारे मोटर के अकॉर्डिंग, तो इसमें कौन सा मोटर लगा है, DC मोटर लगा है, तो इसलिए इसमें ट्रैक्शन जो रहेगा DC रहेगा, तो AC DC है, तो AC अल्टरनेटर और DC ट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा, 16 सिलेंडर और 4 स्ट्रोक है, ठीक है। तो ये लेकिन एक HHP जो है अभी तक ऊपर जो आया उसमें क्या है, जैसे DP4 है और WDG4 है, DG4 है, तो इसमें क्या है 16 सिलेंडर और 2 स्ट्रोक है, ठीक है। लेकिन ये AC है, AC ट्रांसमिशन, यानी AC अल्टरनेशन DC ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रास हार्स पावर ऑफ द WDG6G, वाइट डीजल, ग्रास मतलब जी मतलब गुड्स के लिए है, और 6G ये 6000 हार्स पावर, जो ये 3, 4, 5 दिया जाता है ये पावर्स रहते हैं, तो उतना HP 6000 HP हार्स पावर का। व्हाट इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ 16 कार वंदे भारत ट्रेन सेट। देखिए वंदे भारत का मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, MCQ है जो 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देख चुका है, काफ़ी हिट हो गया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा MCQ, उससे आपको बहुत जानकारी हो जाएगा। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्या होता है। वंदे भारत के सेट में 2 यूनिट रहता है, एक क्या रहता है इंड बेसिक यूनिट, जिसमें एक DTC, फिर EMC
एक ही लगा रहता है, फिर एक टीसी लगा होता है, फिर एक ईएमसी लगा होता है, और फिर मिडल बेसिक यूनिट जो रहता है उसमें क्या होता है, एनडीटीसी और ईएमसी, फिर टीसी, फिर ईएमसी। अब अगर हम 16 बनाना है तो ये 4, इसको 2 बार कर देंगे और इसको 2 बार कर देंगे, तो यानी हमारे पास जो 16 का कम्बिनेशन बनेगा, 2 तो डीटीसी हो जाएगा और प्लस ये 2 हो जाएगा, तो 2 एनडीटीसी हो जाएगा, डीटीसी, और मोटर कोच देखिए 8 हो जाएगा, 8 मोटर कोच हो जाएगा, प्लस टीसी जो है 4 रहेगा, 4 टीसी, चूँकि ये 2 किए तो 2 हो गया, इसका 2 तो मल्टीप्लाइड किए, तो ये हमारा कम्बिनेशन बनेगा 16 के लिए। तो देखिए 2 डीटीसी, 2 नॉन डीटीसी, 4 मोटर कोच, 4 ट्रेलर, 8 मोटर कोच और 4 ट्रेलर कोच। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ द कपलर बीइंग यूज्ड बिटवीन द 2 कोचेज ऑफ द वंदे भारत ट्रेन सेट। वंदे भारत में कौन सा कपलर यूज होता है, तो वहाँ पर होता है सेमी परमानेंट कपलर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। AAR टाइप कपलर कहाँ यूज हो रहा है, ये LHB कोचेज में हमारा होता है। ई तो इंजन में होता है, और ट्रांजिशन कपलर आपका इंजन में भी यूज होता है, ये वैगन में भी यूज होता है। इंजन में ट्रांजिशन मतलब बेबी कपलर की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन कपलर मतलब स्क्रू कपलिंग एंड CBC दोनों है। व्हाट इज द POH पीरियडिसिटी ऑफ द ICF कोच यूज्ड इन द ART ऑक्सिलरी रिलीफ ट्रेन, ARME ऑक्सिलरी रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑक्सिलरी रिलीफ मेडिकल वैन, इसकी बात कर रहा है। तो इसका POH जो है पीरियडिकल ओवरऑलिंग, जो अभी नया सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग 48 मंथ है, तो 48 मंथ हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एज पर इंडियन रेलवे एक्सीडेंट प्रोटोकॉल कोलिजन ऑफ ट्रेन इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ द एक्सीडेंट। कोलिजन ऑफ ट्रेन ए कैटेगरी के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी कैटेगरी में क्या है, फायर है। सी कैटेगरी में लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग। डी में क्या है, डिरेलमेंट है। ई में क्या है, मिसलेनियस है। तो ये आपका है। वैसे मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाया हूँ, तो जल्दी ही रिलीज हो रहा है, तो उसको आप जरूर देखेंगे, तो एक्सीडेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। विच इज़ द हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट। हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट्स मतलब अगर कोई रोलिंग स्टॉक डिरेल हो गया तो उसको री रेल करना है, तो क्या करना है, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक कटर, देखिए हाइड्रोलिक जैक से ही तो री रेलिंग कर सकते हैं, तो इसमें री रेलिंग इक्विपमेंट हाइड्रोलिक जैक है। यहाँ प्रश्न पूछा है विच सायरन या हूटर कोड सिग्निफाइज एन एक्सीडेंट ऑफ द सीरियस नेचर इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट ऑफ बोथ ART एंड मेडिकल वैन। यानी सीरियस नेचर के लिए तो हूटर कोड पूछ रहा है, तो हूटर कोड देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ART और ARME इनके लिए 2 तरह के हूटर कोड रहते हैं। एक तो होम स्टेशन रहता है और दूसरा आउटर स्टेशन। अगर होम स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ केवल ART की डिमांड है, तो केवल 2 हूटर बजेगा, और आउटर स्टेशन पर है ओनली ART की रिक्वायरमेंट है तो 3 हूटर बजेगा। और अगर होम स्टेशन पर ART ARME दोनों, यानी ARME की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब कोई एक्सीडेंट कैजुअलिटीज हुआ है, तो वहाँ 4 हूटर बजेगा, और अगर आउटर स्टेशन पर है तो 5 हूटर बजेगा। और 90 सेकंड के लिए अगर 1 हूटर बजता है तो ये कैंसिल्ड कर दिया जाता है, यानी चाहे ART या दोनों ऑर्डर किए गए हों तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है। और ये जो हूटर है 2, 3, 4, 5 ये बजने का 45 सेकंड का ये लेंथ रहता है, 5 सेकंड के गैप पर ये हूटर बजते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीरियस नेचर इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट बोथ ART एंड मेडिकल वैन, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि कहाँ पर ज़रूरत है, होम स्टेशन पर है कि आउटर स्टेशन पर। तो अब ART ARME है तो या तो 4 की ज़रूरत होगी या 5 की, लेकिन यहाँ पर 4 वाला आंसर एक ही है और एक 60, ये 60 वाला कहीं है नहीं। तो वैसे जो RRB अजमेर ने जारी किया है वो तो आंसर ये है, लेकिन मैं तो इसके अनुसार बता रहा हूँ कि या तो 4 बजेगा या 5 रहेगा, आउटर स्टेशन या होम स्टेशन, जो कि यहाँ पर कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, कि किस जगह है ज़रूरत। तो इसका ऑप्शन आप दीजिए कमेंट में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ द काउंटर वेट स्लैब यूज्ड इन गोटवाल न्यू डिजाइन 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन। क्रेन में न्यू डिजाइन के लिए क्या है,
जो काउंटर वेट की ज़रूरत है नए वाले में 8 टन, 15 टन एंड 24 टन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये 5 टन, 6 टन, 14 टन ये शायद ओल्ड वाले के लिए है, बट न्यू वाले के लिए 100% ये है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द मोशन रिवील टू रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ क्रेन जिब। देखिए मैंने बताया ना, क्रेन से कई क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रेन जिब इन वर्टिकल प्लेन, क्रेन जिब की बात किया है, तो अगर क्रेन जिब है तो इसे हम डीरेकिंग कहते हैं। और अगर लोअरिंग अप एंड डाउन करें क्रेन का हुक, तो वो होस्टिंग हो जाएगा, क्रेन हुक। ठीक है, अगर वो अप एंड डाउन कर रहे हैं। स्वेलिंग तो 0 से 360 डिग्री अगर घुमा दिए, मतलब सुपर स्ट्रक्चर को ही घुमा रहे हैं ऐसे जिप के साथ में ही, तो वो स्वेलिंग कहलाएगा। और एक होता है ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब मोशन करना, सुपर स्ट्रक्चर के साथ में वो अपना मोशन कर रहा है। तो ट्रांसवर्सिंग मतलब कि लोड को ले करके अगर वो ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से लोड को घुमा करके ऐसे करते हैं, तो ट्रांसवर्सिंग कहलाता है। तो क्रेन के मोशन है। What is the maximum target time of the turnout accident relief train from the time of receiving information about the accident? Maximum target time of the ART की बात कर रहा है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो ART क्या करता है, ये 30 मिनट डे में और 45 मिनट नाइट में इसका वो है मूविंग टाइम है। और ARME की अगर बात करें तो ये है 15 मिनट अगर डबल एग्जिट है। ठीक है, डबल एग्जिट। और 20 मिनट है अगर सिंगल एग्जिट है, सिंगल एग्जिट। तो यही है। तो इसमें देखिए क्या है, 45 मिनट ART की बात किया है, तो डे में नहीं 30 मिनट होता है ड्यूरिंग डे टाइम। तो यही है 30 मिनट ड्यूरिंग डे टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए 45वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेलवे बोर्ड ऑफ द ट्रेन एग्जामिनर हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिरेलमेंट ऑफ द फ्रेट ट्रेन ऑन द मेन लाइन बाय द कैरेज एंड डिपर। देखिए रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर है, वैगन्स के लिए डिरेलमेंट वगैरह में निकाला गया है। तो यहाँ मेन लाइन पर अगर है तो C&W का स्टाफ है, तो फर्स्ट टाइम अगर हुआ तो 2 साल 11 मंथ के लिए जो है उसको नॉन कुमुलेटिव विदहोल्डिंग करते हैं इंक्रीमेंट। तो ये है। और अगर यही सेकंड टाइम हो गया, देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम ऑफेंस का अगर सेकंड टाइम कह दिया तो ये हो जाएगा, ये 3 साल का रिडक्शन करते हैं लोअर ग्रेड में 3 इयर्स के लिए, और लॉस ऑफ सीनियरिटी होती है। ठीक है, ये है, ये सेकंड एंड ऑनवर्ड। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विच ट्रैक मेजरमेंट इज नॉट सो मच रिलेवेंट इन केस ऑफ द डिरेलमेंट इन ए स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रैक। स्ट्रेट पोर्शन ट्रैक गेज क्या रहता है, ट्रैक गेज यानी 1676 प्लस 6 माइनस 6। क्रॉस लेबल रेल बियर मतलब वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो बियर होता है उसकी बात कर रहा है। क्रॉस लेबल तो अप एंड डाउन वाले को बीच का डिफरेंस। वर्साइन देखिए, वर्साइन हमेशा कर्व्ड ट्रैक पर लिया जाता है। जब कर्व रहता है ट्रैक, तो अगर हम इसको 0 लेते हैं, इसको 1 2 3 करते हैं, 1 2 3, तो जो इसका चॉर्ड बनता है, चॉर्ड का ये इसकी लेंथ की बात करते हैं। और अगर 2 से 2 करें तो जैसे 0 से ये, तो ये वर्साइन, ये कर्व्ड पर है। तो यहाँ पर तो स्ट्रेट पोर्शन की बात कर रहा है, तो इसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्साइन की। तो ये करेक्ट आंसर इज डी। विच इज हार्ड कटिंग इक्विपमेंट यूज्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट रिस्टोरेशन। एक्सीडेंट रिस्टोरेशन में कौन सा हार्ड कटिंग मशीन इक्विपमेंट्स है? हाइड्रोलिक कटर नहीं, प्लाज्मा कटिंग मशीन, यस प्लाज्मा कटिंग मशीन हार्ड है। प्लाज्मा 4th स्टेज ऑफ द मटेरियल। तो ये क्या रहता है, ये 40,000 फ़ारेनहाइट पर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोलिक स्प्रेडर तो अलग PS7। तो ये प्लाज्मा कटिंग एक्सीडेंट के लिए, ये तो स्टील वगैरह को भी काट देता है, कटिंग मशीन के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिकेटिव एक्सीडेंट। मैं बताया कि मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। एवर्टेड कोलिजन, यस यही है ऑप्शन नंबर ए। यार्ड डिरेलमेंट में तो अलग अलग आते हैं। यार्ड डिरेलमेंट में क्या क्या है वो देखिए। मैं अगर
एक्सीडेंट को जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, ए से लेकर के आर तक है, जिसमें आई और ओ नहीं है, ये दो नहीं है, तो इसको 16 पार्ट में बांटा गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। आई नहीं है, जे है, के एल एम पी क्यू आर, ठीक, तो ये 16 है। एवर्टेड कोलिजन, एवर्टेड कोलिजन में एफ जी एच जो आता है एवर्टेड कोलिजन में, एफ है एवर्टेड कोलिजन और ये है आपका स्पैड एच, तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। विच ऑफ द कास्ट ऑफ द रेलवे वर्कशॉप इज एन ओवरहेड कास्ट। ओवरहेड कास्ट मतलब जो इरिलेवेंट हो, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली न इन्वॉल्व किया जाए, उसका है। तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पीओएच तो जरूरी है। कास्ट ऑफ वेजेस पेड टू द डायरेक्ट वर्कर्स, ये भी जरूरी है। कास्ट ऑफ वेजेस पेड टू द मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन द ऑफिस, ये नहीं है, ये नहीं जोड़ा गया है। कास्ट ऑफ इंसेंटिव बोनस पेड टू द डायरेक्ट वर्कर्स, ये तो है ही। तो ये लागत जो होता है इनडायरेक्टली रहता है, डायरेक्टली हम नहीं जोड़ पाते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट ऑफ द इंसेंटिव अर्निंग ऑफ द इसेंशियल इंटरमीडिएट वर्कर्स इन द CLW। देखिए CLW है और दूसरा है GIS है, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, दो ही स्कीम चलते हैं। तो CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में क्या है, एक तो होता है डायरेक्ट वर्कर जो डायरेक्ट टेक्नीशियंस वगैरह काम करते हैं, एक होता है इसेंशियल इंटरमीडिएट वर्कर्स, ये कौन रहते हैं, जैसे जेई हो गया और आपका क्रेन ऑपरेटर वगैरह हो गए, ये हो गए। और एक होता है इनडायरेक्ट वर्कर, इनको कुछ नहीं मिलता। तो डायरेक्ट वर्कर को 100% मिलता है, इनको 80% मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 80% ऑफ द एवरेज इंसेंटिव ऑफ द डायरेक्ट वर्कर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, देखिए आइडियल टाइम कैन बी बुक्ड ऑन विच ऑफ द गिवन। देखिए CLW मैंने बताया चितरंजन और GIS, यही दो चल रहे हैं, ठीक है। तो GIS की बात कर रहा है तो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन नहीं, लैक ऑफ मटेरियल नहीं, लैक ऑफ टूल्स नहीं, ये सब CLW में है, CLW में, ठीक है। उसमें ये आइडियल टाइम माना जाता है। तो आइडियल टाइम इसमें है नन ऑफ द एबव। तो अब कहेंगे कौन सा है GIS में, GIS में ऐसा है 1 आवर ऑफ द ग्रेटर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा पावर आउटेज ही आइडियल टाइम में लिया गया है GIS में, रेस्ट ऑफ ऑल और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, एडल्ट वर्कर्स इज इंटाइटल फॉर द ओवर टाइम इन वीकली कितना, 48 घंटे से ज़्यादा काम करने के बाद आपको ओवर टाइम मिलता है। तो अप टू स्टेट्यूटरी लिमिट, ठीक है, तो वहाँ तक तो 1.5 गुना, उससे ज़्यादा डबल मिलता है आपको। इन ए वर्कशॉप व्हील डिस्क हब बोरिंग इज टिपिकली डन बाई, व्हील डिस्क हब बोरिंग करना है। तो बोरिंग क्या है, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, VTL वर्टिकल टरेट लेथ मशीन, ठीक है, यही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। CNC मिलिंग मशीन में बोरिंग का नहीं, CNC भी लेथ मशीन, इससे भी कर सकते हैं, इससे छोटे डिस्क वगैरह में करते हैं, लेकिन हैवी वगैरह के करने के लिए यही रहता है वर्कशॉप वगैरह में। तो CNC वर्टिकल टरेट लेथ मशीन, ठीक। विच टाइप ऑफ फैक्ट्री लेआउट इज सूटेड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल टाइप। मास प्रोडक्शन के लिए लाइन लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट, इसी को कहते हैं लाइन लेआउट, ठीक है। तो ये मास प्रोडक्शन में हमेशा प्रोडक्ट लेआउट यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑन कास्ट रेलवे वर्कशॉप इज कंसिडर्ड एज प्रोफार्मा ऑन कास्ट। प्रोफार्मा ऑन कास्ट मतलब इनडायरेक्टली जो रहता है। तो इसमें क्या है, वेजेज ऑफ द वर्कशॉप अप्रेंटिसेज नॉट अटैच्ड टू द शॉप, ये तो रहता ही है, वेजेज ऑफ वर्कशॉप अप्रेंटिसेज अटैच्ड, ये भी है। कास्ट ऑफ कंज्यूमेबल लाइफ लुब्रिकेंट्स वगैरह ये भी रहता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन PF ये नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, ये प्रोफार्मा ऑन कास्ट को आप याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम देना है तो। विच इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट शॉप, देखिए इनडायरेक्ट शॉप ऑफ द रेलवे वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, इनडायरेक्ट नॉट एन इनडायरेक्ट शॉप, यानी डायरेक्ट शॉप पूछ रहा है कि डायरेक्ट शॉप कौन सा है। तो मिलराइट शॉप, टूल रूम शॉप, पेंट शॉप। देखिए गाड़ी में वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में तो पेंट शॉप डायरेक्ट शॉप रहता है ना, ये सब तो इनडायरेक्टली वर्क करते हैं। तो सी इज द पेंट शॉप इज द डायरेक्ट शॉप, यानी नॉट एन इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग के लिए
यानी कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट देखिए, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, साइनाइडिंग किया जाता है। देखिए साइनाइडिंग क्या है, ये सरफेस हार्डनिंग के लिए साइनाइडिंग है, कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, ठीक है, ये आपके हीट ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, केस हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग ये किया जाता है आपके सरफेस हार्डनिंग के लिए, बाकी सब नहीं। ठीक, विच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि जिसमें सैंपल को यूज कर सकते हैं, और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या रहता है कि सैंपल को हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द सरफेस, सब सरफेस क्रैक यानी इंटरनल क्रैक की बात कर रहा है, सब सरफेस इंटरनल क्रैक। तो क्या है, डाई पेनेट्रेशन टेस्ट जो है ये इंटरनल क्रैक के लिए नहीं रहता है, ये सरफेस क्रैक के लिए। तो यहाँ भी कह रहा है ना नॉट यूज्ड, नॉट यूज तो डीपीटी इज फॉर सरफेस। बाकी एमपीटी जो रहता है ये इंटरनल के लिए है, रेडियो टेस्टिंग ये इंटरनल के लिए है, ईडी करंट टेस्ट इंटरनल के लिए है। ठीक है, यानी सब सरफेस के लिए ये तीनों हैं, यही केवल सरफेस के लिए है, नॉट फॉर सब सरफेस। अगला प्रश्न देखिए, इन विच मशीनिंग ऑपरेशन द वर्क पीस मूव्स एंड कटिंग टूल रिमेन स्टेशनरी। कटिंग टूल रहता है, वर्क पीस मूव करता है। ठीक है, वर्क पीस मूव करता है तो ऐसा केवल प्लेनर मशीन में होता है, प्लेनिंग करते हैं तो प्लेनर मशीन में टूल जो है स्टेशनरी रहता है। जैसे शेपिंग में क्या है, टूल्स हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है, मिलिंग मशीन में, मिलिंग में भी टूल घूमता रहता है। ठीक है, और स्लॉटिंग में भी टूल घूमता है, लेकिन प्लेनिंग में टूल स्टेशनरी रहता है और इसके नीचे प्रोडक्ट अप डाउन करता है जो हमारा वर्क पीस रहता है। तो ये है आपका। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द रेलवे फॉर ज्वाइनिंग रेल्स। रेल ज्वाइनिंग के लिए थर्मिट वेल्डिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या है, क्या करता है, दोनों रेल्स को के बीच में एक एल्युमिनियम पाउडर रहता है और आयरन ऑक्साइड। कई बार ये भी पूछा जाता है क्या रहता है, एल्युमिनियम पाउडर, आयरन ऑक्साइड, ये मिल करके बहुत हाई इंटेंसिटी पर गर्म करते हैं, तो इसको यहाँ पर एकदम बढ़िया सरफेस फिनिशिंग दे देते हैं, जिस पे हाई स्पीड पर गाड़ी चल सके, तो बढ़िया वेल्डिंग हो जाता है। इसको हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग। यहाँ पर क्या है प्रश्न में, विच टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स विल आकर ड्यू टू ट्रैप्ड गैसेज इन मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल में अगर ट्रैप्ड गैस हो जाए, मोल्टन मेटल में ट्रैप्ड गैस हो जाए तो क्या हो जाए, ब्लो होल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सेस एप्लीकेशन एंड इम्प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द पेंट, यानी पेंट के अधिक उपयोग कर ले, ज़्यादा उपयोग कर लिया हमने, ज़्यादा पेंटिंग कर लिया, बहुत बार लगा दिया। ठीक है, अनुचित सुखाने से क्या हो जाएगा, सैगिंग हो जाता है, सैगिंग यानी कर्टनिंग हो जाता है, इसे बह जाता है, ड्रैग हो जाता है। ठीक है, पीलिंग आप तो मतलब वो निकल जाता है, जैसे रैगजीस वगैरह को पील आप करते हैं उसका छोड़ देता है। फ्लैकिंग मतलब क्रैक्स टाइप के हो जाते हैं। क्रैकिंग तो आपको पता ही है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्रैक भी क्या होता है, थिक कर दे, बहुत मोटा पेंट कर दे या बार बार उस पर करते रहें तो वो थिक हो जाता है, तो हल्का सा क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, विच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द वर्किंग टाइम टेबल। WTT जो कि हर एक डिवीजन अपना बनाता है, डिवीजन के लिए रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पैसेंजर रेक लिंक यस रहता है, लोको लिंक नहीं यार, लोको क्रू लिंक नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोको लिंक ये सब नहीं रहता है। ठीक है, उसमें आपके ग्रेडियंट्स वगैरह रहते हैं, अलाउंसेज रहते हैं आपके, ये सब रहता है, लेकिन ये नहीं रहता है। विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द ए क्लास ODC। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास होता है। ठीक है, तो ए क्लास में क्या है, नो इन रूट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, यस ये नॉर्मल सेक्शन स्पीड में जाता है ए क्लास का। इसमें कह रहा है नॉट करेक्ट है, यानी ये तो करेक्ट है। रिक्वायरिंग TXR स्कार्टिंग, ये नॉट करेक्ट है, ज़रूरत नहीं रहती। कैन मूव ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, यस DRM कैन परमिट दे, यस। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी में केवल डे टाइम में ही जा सकता है, बाकी ये डे नाइट में दोनों में जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम FDSS provided in power cars, activation of which sensor inside the engine room should not initiate
ऑटोमेटिक एक्चुएशन ऑफ द फायर सप्रेशन सिस्टम। देखिए FDSS और FSDS, तो यहाँ FDSS की बात कर रहा है, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि पावर कार में लगा है, प्लस WCB पेंट्री कार में भी लगा है। ठीक, इसमें क्या होता है, हीट डिटेक्टर रहता है, हीट डिटेक्टर और LHD केबल रहता है, लीनियर हीट डिटेक्टर केबल। ठीक, और यहाँ स्मोक डिटेक्टर लगा होता है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है हीट डिटेक्टर स्मोक, तो यही FDSS की बात कर रहा है, तो इसमें स्मोक डिटेक्टर नहीं रहेगा, तो ये है। ठीक है, ये रहता है एक्टिवेट हो जाता है, तो या तो मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है या स्वतः सप्रेशन करने लगता है। और ये कहाँ लगा है, FSDS कोचेज, ये AC कोचेज में लगा हुआ है। ठीक है, AC कोचेज में लगा हुआ है। ठीक, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर एंड प्लास्टिक। तो ये तो ये क्लास वाले में आते हैं, ये क्लास वाले में आते हैं। बी में क्या होता है, जो ग्रीस वगैरह होते हैं और आयल्स होते हैं, पेंट होते हैं, ये सब बी में आते हैं। सी में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल्स आ जाता है। के में क्या है, वेज आयल्स हो जाते हैं, वेजिटेबल्स आयल्स। और सी डी नहीं दिया है, डी में जो है ये आपका आता है सॉलिड मैग्नीशियम, जैसे एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम रहता है, ये इसके लिए मेटल्स के लिए आता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फायर्स है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच इज ए मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, मैंडेटरी फील्ड क्या है, टू बी फिल्ड बाय द पैसेंजर इन द रेल मदद पोर्टल। रेल मदद पोर्टल में क्या फिल्ड करना चाहिए, लॉगिंग कंप्लेंट करते हैं रेल मदद पोर्टल। तो नेम ऑफ पैसेंजर मैंडेटरी नहीं होता है, 6 नहीं मैंडेटरी है। PNR नंबर या UTS नंबर, जिससे वो रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक्सेस कर लेते हैं, तो वही मैंडेटरी है। ए लोको पायलट शुड नॉट प्रोसीड विच सिग्नल इज ऑन कंडीशन विदाउट ऑब्टेनिंग रिटर्न अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेशन माइंडर। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सिग्नल है तो दूर रहता है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, ऑटोमेटिक होम सिग्नल। होम सिग्नल इज द करेक्ट आंसर, यानी स्टेशन पर प्रोसीड करने से पहले का जो सिग्नल होता है दैट इज कॉल्ड होम सिग्नल। अगर वो ऑन है तो विदाउट अथॉरिटी आपको ट्रेवल नहीं करना है, आगे नहीं लेकर के गाड़ी जाना है। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ फ्रेट ट्रेन्स एंड मल्टीपल लोकोमोटिव हैविंग डिस्ट्रीब्यूटर पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। मतलब एक प्रकार से लॉन्ग हॉल ट्रेन की बात कर रहा है, जिसमें लंबी गाड़ी की चलती है, 2-3 इंजन लगे रहते हैं। तो उसमें क्या रहा है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या नॉट करेक्ट है, इंक्रीज हालेज कैपेसिटी, उसी के लिए तो बनाया गया है। रिड्यूस नंबर ऑफ लोको पायलट्स, यस, इसमें ज़रूरत नहीं रहती है ज़्यादा। नॉन यूनिफॉर्म कपलिंग फोर्सेज लीडिंग टू जर्क एंड ब्रेकेज ऑफ द कपलर कंपोनेंट्स, नहीं भाई ये नहीं है। एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग फॉर ऑल द लोकोमोटिव्स, यस, तो ऑप्शन नंबर सी यही करा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यही नहीं करेक्ट है। ठीक है, लॉन्ग हॉल ट्रेन में एक प्रकार से। अब देखिए 70 क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रोफेशनल थे। अब इसके बाद मैंने बताया था 80 में 10 क्वेश्चन आपका मिलेगा राजभाषा का, तो वो 10 क्वेश्चन अब चालू हो रहा है 71 to 80। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मिला करके कह रहा है, तो यहाँ पर 30 होते हैं, तो ये 30 मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। According to Section 3/3 Official Language Act 1963, how many documents are mandatory to be issued by the bilingual? जो द्विभाषी होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किए जाने चाहिए। ऐसा तो 14 लैंग्वेज है, 14 डॉक्यूमेंट्स है, 14 डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़ा है। आप इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। वैसे इसने दिया है 13 का दिया है, लेकिन मैं 14 पढ़ा हूँ, जो कि पिछले क्वेश्चन में पेपर में आपको एक्सप्लेन किया हूँ इसको। इन विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटन, हिंदी तो देवनागरी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि में। विच ऑफ द गिवन स्टेट या यूनियन टेरिटोरी डू नॉट फॉल अंडर द बी ABC रीजन है, 3 रीजन है, क ख ग। तो बी किस में, आप बी में क्या कहता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, पंजाब आता है। ये किस में आता है, ए में आता है, इसलिए यही जो है आपका कह रहा है गिवन में कौन सा डू नॉट फॉल बी में। बी में क्या नहीं आता, तो अंडमान निकोबार नहीं आता है। व्हाट इज द कैश अवार्ड अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज ऑफ राजभाषा गौरव पुरस्कार रिटन ओरिजिनल बुक इन द हिंदी नॉलेज एंड साइंस बेस्ड। राजभाषा गौरव पुरस्कार किसके लिए मिलता है, 2 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, नगद पुरस्कार मिलता है विज्ञान आधारित विषय में हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने पर।
व्हाट इज द पीरियाडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जोनल और डिविजनल दोनों जो है ये 1 इन 3 मंथ है, और नगर वाला जो है ये 6 महीने में होता है, नगर वाला। ठीक। द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इज नॉट अप्लीकेबल इन विच स्टेट, केवल तमिलनाडु में नहीं है, तो ये तो वेल नोन है। ये बहुत बढ़िया रहता है, इसको आप जरूर तैयार रखिए, 10 क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है। विच हिंदी कोर्स इज मीन्ड फॉर इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल वर्क टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग वर्किंग नॉलेज। वर्किंग नॉलेज है यानी प्रबोध है, तो प्राज्ञ प्रवीण रहता है, पारंगत जिसको वर्किंग नॉलेज है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम बाय द रेलवे बोर्ड इज गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल हिंदी बुक ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट में, तो यही है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राइटिंग स्टोरी नावल इसमें प्रेमचंद, उसी प्रेमचंद पुरस्कार मिलता है। और पोयम लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन। नॉट गिवन, एग्रीमेंट समझौता सही है, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध सही है, रेजोल्यूशन सहमति ये गलत है, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प है, संकल्प, और नोटिफिकेशन अधिसूचना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका 80 ये हो गया। अब हम पहुंच गए पार्ट बी में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। अब यहाँ से चालू हो रहा है हमारा पार्ट बी, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 में 30 आपको करने हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स का भी वीडियो मैंने डाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। डीआर में ये सब 3 क्या रहता है, ये सब 3 स्टैंडर्ड फॉर्म 3 दिया जाता है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस देने के लिए, जो कि सस्पेंशन के बाद दिया जाता है। ये सब 4 ये रियोग करने के लिए, सस्पेंशन को रियोग करने के लिए। ठीक है, ये सब 6 कोई डॉक्यूमेंट जो है एक्सेस करने से डिनाई कर देता है अथॉरिटी। ये सब 7 जो होता है ये है आपका इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, तो ये सब 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल रेलवे एम्प्लॉय इज ग्रांटेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। तो 180 दिन का किसी भी महिला को अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश, और पितृत्व अवकाश जो होता है वो 15 दिन के लिए दिया जाता है। और ये दोनों अवकाश आपके उसमें से डेबिट नहीं किए जाते हैं, जो आपका अकाउंट रहता है। ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एलएपी कैन बी सैंक्शनड इन 1 स्पेल। सिंगल स्पेल में एक बार में 180 दिन का एलएपी ग्रांट किया जा सकता है। एलएपी के बारे में पता है कि 1 जनवरी को आपका 15 दिन एडवांस मिल जाता है, 1 जुलाई को 15 दिन एडवांस मिल जाता है, यानी टोटल एक साल में 30 दिन मिलता है। और मैक्सिमम आप इसको 300 डेज एक्मुलेट कर सकते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको इसको कैश मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ट्रेवलिंग इंटाइटलमेंट ऑफ द प्रिविलेज पास। पास के लिए भी दिया हूँ, नॉन गस्टेड स्टाफ इन लेवल 6 राजधानी दुरंतो की बात कर रहा है। तो राजधानी और दुरंतो में प्रिविलेज पास नॉन गस्टेड स्टाफ को फर्स्ट एसी में तो कोई बर्थ मिलता नहीं है। ठीक है, सेकंड एसी में 1 बर्थ मिलता है, तो देखिए 1 बर्थ इन द सेकंड एसी, तो ये है प्रिविलेज पास पर। या थर्ड एसी में 2 बर्थ ले सकते हैं, थर्ड एसी में 2 बर्थ, जो इसमें दिया नहीं है। 2 बर्थ इन सेकंड एसी दिया, 4 बर्थ नहीं, ये राजधानी एंड दुरंतो में लागू होता है। अदर मेल एक्सप्रेस में क्या है कि जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं वो सब सेकंड एसी थर्ड एसी में ले लें। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रिविलेज पास एंड पीरियड ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय। तो मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट यूज किए जाते हैं। अगर 2 डिपेंडेंट यूज कर लिए तो मैक्सिमम 5 ही लोग उस पास पर यात्रा कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। डिपेंडेंट नहीं है तो ये मेंबर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट है तो मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट और 5 ही मेंबर। अगला प्रश्न, फॉर विच ऑफ द एक्टिविटीज स्टाफ बेनिफिट फंड कैन बी यूटिलाइज्ड। स्टाफ बेनिफिट फंड किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते। कार एडवांस के लिए भी नहीं कर सकते हैं। रिक्रिएशन, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउस बिल्डिंग में भी नहीं करते हैं। ए रेलवे एम्प्लॉय इज इंटाइटल फॉर द लास्ट ऑफ फाइनल एसीपी, फाइनल एमएसीपी बेनिफिट हाउ मेनी ईयर्स इंक्लूड है। फाइनल 10 साल, 20 साल और 30 साल पर मिलता है, तो फाइनल तो 30 साल पर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनरोल्ड इन द नेशनल एनपीएस में। एनपीएस में जो है वो क्या करते हैं, 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए का रहता है एम्प्लॉय का, किसका रहता है, एम्प्लॉय का, और 14% जो रहता है बेसिक प्लस डीए का, ये रहता है गवर्नमेंट का।
तो यही 14% की बात कर रहा है बेसिक सैलरी एंड इतना। अगर ओपीएस होता तो ओपीएस में क्या है, केवल 8.33% जो है अब द बेसिक रहता है, एम्प्लॉई का जोड़ता है बस, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। व्हाट डज रूल 3.1/2 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द ऑल एम्प्लॉई ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे, ठीक है, जितने भी रेलवे में काम करते हैं उन सब पर ये लागू होता है। तो इसके पैरा नंबर 2 में जो दिया है रूल नंबर 311/2 में क्या है, ये है ए रेलवे सर्वेंट शैल मेंटेन डिवोशन टू द ड्यूटी, यस यही है ऑप्शन नंबर है वो। तो बाकी के क्या है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी 3.1.1 में है, और ए रेलवे सर्वेंट शुड बी डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ द रेलवे सर्वेंट, तो ये है 3.13 में है। और ए रेलवे सर्वेंट शैल मेंटेन हाई इथिकल स्टैंडर्ड 3.1 के बीआई में है, ठीक है। तो ये आपका रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जरूर आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है। व्हाट शुड द मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ द प्रोफेशनल एबिलिटी फॉर द SC/ST, प्रोफेशनल एबिलिटी में SC/ST के लिए क्या है 50% और जनरल के लिए 60%, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज अंडर रिवेन्यू, रिवेन्यू में क्या रिवेन्यू होता है और कैपिटल होता है। कैपिटल में जो डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत आता है वो सब कैपिटल डिमांड्स है, बाकी सब 1 से 15 जो है अर्स्टवाइल डिमांड आपके रिवेन्यू में आते हैं। देखिए लॉन्ड्री ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर लिनन सर्विसेज टू द पैसेंजर, सेटिंग अप अपनी न्यू मशीनरी, देखिए ये सब तो ये कैपिटल में हो गया। प्रोविजन ऑफ न्यू पिट लाइन ये भी कैपिटल में हो गया। सेटिंग ऑफ क्विक वाटरिंग फैसिलिटीज ये भी तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, बार बार ना करना पड़े, ठीक है, उससे बार बार कमाई करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 92, अंडर विच डिमांड ऑफ ग्रांट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज OBHS, जो सभी गाड़ियों में मेल एक्सप्रेस में चलाए जा रहे हैं OBHS स्टाफ, तो OBHS स्टाफ 5C 6D 7E, देखिए ये तो 5 6 7 8 डिमांड नंबर है, CDEF ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट्स है। तो ये क्या है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग का, ये जो है ये आपके 8 में है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द रोलिंग स्टॉक, तो 8 पर है। 6 क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द C&W, ठीक है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मोटिव पावर है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। तो आप मेरा बजट का जो दिया हूँ, मैंने वीडियो बनाया हूँ, उसको बहुत डिटेल देख लीजिए। तो उसमें अर्स्टवाइल डिमांड्स एंड करंट डिमांड्स एंड अब्स्ट्रैक्ट ऑल थिंग्स आर इलेबोरेटेड वेरी प्रॉपरली, उसको आप देख लेने के बाद डिमांड्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए 93, मैं थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, तो आपको थोड़ी 2 घंटे यहाँ सॉल्व करना है, आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना है। मिसलेनियस मैटर्स ऑफ द इंडियन रेलवे मॉडल ऑफ SOP MSOP जो 2018 में निकाला गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्ट ए में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। ये देखिए 7 पार्ट हैं उसके, A B C D E F G। ए में क्या है वर्क है, बी में क्या है मेडिकल है, सी में क्या है मिसलेनियस है, डी में क्या है स्टोर है, ई में क्या है, ई में आपका कमर्शियल है, कमर्शियल, और एफ में क्या है इस्टेब्लिशमेंट, और जी में क्या है सिक्योरिटी, ठीक है। ये 7 पार्ट है। और अनेक्सर 1 2 है, तो अनेक्सर 1 में GM का पावर है, नेगेटिव पावर, और इसमें GM और DRM दोनों के हैं, ठीक। तो ये है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मिसलेनियस, तो मिसलेनियस इज पार्ट सी, रेलवे बोर्ड के सर्कुलर एंड मैनुअल से ही है आंसर, ठीक है। आपका RRB ने गलत दिया है इसका आंसर, ठीक, ओके। अगला देखिए, फॉर विच पोस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टिंग ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें लिया जाता है, स्टेशन मैनेजर के लिए, लोको पायलट के लिए, इनके लिए लिया जाता है, ये सब के लिए नहीं लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एज पर इंडियन रेलवे जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, GCC कहते हैं, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो 2022 में अभी निकला है। व्हाट बिड वैल्यू 2 पैकेट सिस्टम, 2 पैकेट सिस्टम मतलब टेक्नो इकोनॉमिक, ठीक है। 2 पैकेट सिस्टम मतलब पहला पैकेट क्या रहता है टेक्निकल बिड,
और दूसरे में फाइनेंस बिड। ठीक है, तो टेक्निकल बिड को पहले खोला जाता है, अगर कंप्लीट कर रहा है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देन फाइनेंशियल बिड खोलेंगे, अदरवाइज सेम लॉक्ड कंडीशन में, सील्ड कंडीशन में वापस कर देते हैं। ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल कांक्रेस की बात कर रहा है तो 10 करोड़ एंड एबव ₹10 करोड़। ठीक है, ये दिया है वर्क्स मैटर में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट? एसटी जीसीसी के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्क्स में कह रहा है, वर्क्स में कह रहा है तो 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, सर्विस में नहीं रहता है जीरो। ठीक, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटर फॉर विच प्लान हेड? विच प्लान हेड? 17 कंप्यूटराइजेशन के लिए है, तो इसके लिए PCST होंगे या हाँ वही रहेंगे। 21 रोलिंग स्टॉक के लिए है, 41 M&P के लिए है और 42 वर्कशॉप एंड PU के लिए प्रोडक्शन यूनिट। तो ये तीनों मैकेनिकल के लिए रहता है। PHODs रहेगा मैकेनिकल का डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेगा, यही नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखिए इस प्रश्न का क्या हम ले रहे हैं उत्तर, कि इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट to the above which detailed project report is required to be submitted to the railway board for sanction। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ₹50 करोड़ जो है उसको रेलवे बोर्ड सैंक्शन के लिए भेजना रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क्स टेंडर की बात कर रहा है यहाँ, इन्वाइटेड थ्रू द ओपन ई टेंडरिंग DRM CWM इन SAG ग्रेड इज़ द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो इसमें DRM के लिए क्या है? DRM के लिए ये है कि देखिए मैं इसको इस प्रश्न में क्या है, देखिए DRM एंड CWM को 50 करोड़ से 100 करोड़, तो यहाँ पूछ रहा है DRM एंड CWM SAG ग्रेड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अफसर हैं, तो इनको क्या है 50 करोड़ से 100 करोड़, तो 100 करोड़ यहाँ पूछ रहा है कि अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 100 करोड़, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो है देखिए AGM एंड PHODs के लिए 50 करोड़ तो 300 करोड़ तक का है, तो मैक्सिमम वैल्यू 300 करोड़। CEO एंड GM जनरल मैनेजर को फुल पावर है, तो ये ऑप्शन रहेगा आपको जानकारी के लिए, फुल पावर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओके चलिए हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन पर आगे। प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क्स इन द वर्क्स एस्टीमेट कैन बी इंक्लूडेड इन विच प्लान हेड की बात कर रहा है, किस प्लान हेड में रहेगा इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क्स। तो देखिए 42 क्या है, ये वर्कशॉप एंड PU से रिलेटेड है, PU से। और 31 प्लान हेड किसके लिए? ट्रैक रिन्यूअल से है, ट्रैक रिन्यूअल। ये किसका है? रोलिंग स्टॉक से है। ठीक है, और ये कंप्यूटराइजेशन से है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में ही इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क्स रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर व्हाट पीरियड ए स्टॉक आइटम इफ नॉट इशूड टू द इंडेंटर इज कंसिडर्ड ए सरप्लस स्टोर। देखिए 24 मंथ से या उससे एबव हो तो उसे सरप्लस कहते हैं। सरप्लस में क्या रहता है? एक तो होता है मूवेबल सरप्लस और दूसरा होता है डेड सरप्लस। अब मूवेबल में क्या रहता है? 24 मंथ से अधिक या न हो लेकिन भविष्य में उसे इशू किया जा सके, तो उसे मूवेबल में कहते हैं। और डेड सरप्लस यानी 24 मंथ एंड एबव से न हो और फ्यूचर में भी न किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल सरप्लस पूछा है, तो 24 मंथ्स एंड एबव ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नॉन स्टॉक डिमांड फॉर सेफ्टी पैसेंजर एमिनिटी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन सैंक्शन एस्टीमेट फाइनेंस वेटिंग इज रिक्वायर्ड। देखिए फाइनेंस वेटिंग क्या होता है? फॉर सेफ्टी पैसेंजर्स के लिए एबव 10 लाख, 10 लाख तक नहीं ज़रूरत होता है, एबव 10 लाख फाइनेंस वेटिंग इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें ये जानिए कि अगर नॉन सेफ्टी आइटम रहेगा तो उसमें 2.5 लाख एंड एबव जो रहता है उसको फाइनेंस वेटिंग की ज़रूरत होती है, बट यहाँ सेफ्टी पैसेंजर्स की बात कर रहा है तो इसलिए एबव 10 लाख। अगला प्रश्न देखिए। प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर यानी PCMM की बात कर रहा है। द PHODs ऑफिसर होते हैं मटेरियल के डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट के, कैन एक्सेप्ट टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर थ्रू ओपन टेंडर मैक्सिमम अप टू व्हाट वैल्यू। तो देखिए ये जो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आया है उसमें है
कि जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी सीनियर डीएम तक 50 लाख से 1 करोड़, तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात किया तो यानी 1 CR तक। एसएजी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। पीएचओडीज 10 करोड़ से 200 करोड़ मैक्सिमम थी। ये तो पीएचओडीज है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर रहेगा अप टू 200 करोड़, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एजीएम 200 करोड़ से 500 करोड़ तक, और जनरल मैनेजर ग्रेटर देन 500 करोड़ तक के जो है टेंडर के लिए जो है ये एक्सेप्टिंग कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बफर स्टॉक इन स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट में बफर रखने की क्या जरूरत होती है? टू डिले द डिलीवरी ऑफ द स्टोर, नहीं इसके लिए नहीं। टू इंश्योर द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हु आर कंसिडर्ड टू बी एन इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉई इन रेलवे एज पर एचओईआर। एचओईआर ये 1931 से चल रहा था, अभी 2005 में क्या हो गया है, ये आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेस्ट ऑफ पीरियड, ठीक है, तो ये हो गया है अभी। तो अब इसमें इंटेंसिव, इसको मैंने एचओईआर को एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, और 50,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे देख चुके हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसमें इंटेंसिव कैटेगरी में क्या बनाता है, सेक्शन कंट्रोलर आते हैं या टेलीफोन ऑपरेटर वगैरह आते हैं, वो सब रहते हैं सेक्शन इसमें इंटेंसिव में। चौकीदार, सैलून अटेंडेंट, ये सब इसेंशियल इंटरमीडिएट में आते हैं। ये जो है ये एक्सक्लूडेड में आते हैं, मैट्रेंस वगैरह। तो आप उसको देख लीजिए, चारों कैटेगरी को मैंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है, उसमें ज़रूर देखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द APAR? APAR जिसको आप सभी लोग हर साल भरते हैं, APAR ने, APAR मतलब CR कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो आप भरते हैं, तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, विच 2 डिजिट ऑफ द PL नंबर ऑफ स्टॉक आइटम रिप्रेजेंट जनरल स्टोर आइटम्स लाइक द लुब्रिकेंट्स, हार्डवेयर्स एट्सेट्रा। तो 2 डिजिट ऑफ द PL नंबर क्या है कि ये 00 से लेकर के लगभग 99 तक डिफाइन किए गए हैं। तो इसमें क्या रहता है, जैसे 00 से लेकर के 09 तक ये स्टीम लोको हैं, ठीक है, और 10 से लेकर के 19 तक डीजल लोको हैं, डीजल लोको के कंपोनेंट्स हैं। 20 से लेकर के 29 तक जो है आपके इलेक्ट्रिक लोको हैं। 30 से लेकर के 39 तक C&W एंड EMU के हैं, EMU, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो है ये आपका 40 to 49 इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है, और 50 to 59 SNT के हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। 60 to 69 पीवे के हैं, और 70 to 79 में जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर। तो ये क्या है, 70 to 79 नहीं है डायरेक्टली, 70 to 79 है, 99 नहीं है, 80 to 89,
फिर जो है 90 to 99, ठीक है, जिसमें 98 जो है स्क्रैप मटेरियल के लिए है, स्क्रैप मटेरियल के लिए है। बाकी ये सीधा जनरल वे में मान लेते हैं 70 to 99 तक जनरल स्टोर के आइटम्स हो गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एस्टीमेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्क्स अंडर प्लान हेड। डिफरेंट एस्टीमेट कितने बनते हैं? 7 एस्टीमेट होते हैं। नंबर 1 आपका एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। नंबर 2 क्या रहता है? डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। तीसरा है सप्लीमेंट्री, चौथा है रिवाइज्ड, पांचवा क्या है आपका प्रोजेक्ट एस्टीमेट, और फिर कंस्ट्रक्शन, और सातवां है कंप्लीशन एस्टीमेट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में क्या करते हैं हम? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेते हैं। डिटेल्ड एस्टीमेट में टेक्निकल अप्रूवल लेते हैं। तो आपका इसको याद करने के लिए है ADSR PCC, आप इसको याद रखिए रहिए। तो यही सीक्वेंस है। तो देखिए ADSR हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दी क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने अंत तक देखा इसे, और मैंने मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में अपने दोस्तों को भेजिए। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।